लॉक लावायची आणि दिवसभर शॉपवर असायची. माझी लेकरं दिवसभर ज्या वयात मध्ये त्यांना खेळायचं बागडायचं त्या वयात मी त्यांना दिवसभर कोंडून ठेवायची. जाणून घेऊया जागृत महाराष्ट्र प्रस्तुत तिच्या मनातलं. जागृत महाराष्ट्र प्रस्तुत तिच्या मनातलं. तुम्हाला या कार्यक्रमात महिलांच्या मनातील असंख्य प्रश्नांचा महासागर पाहायला नक्की मिळेल. दर शनिवार व रविवार सायंकाळी 7 वाजता जागृत महाराष्ट्र फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्रामवर. जागृत महाराष्ट्र न्यूज में आपका स्वागत करती हूँ और आज हमारा टॉपिक है कि पैन कार्ड क्लब का जो फ्रॉड हुआ था 2002-2014 के बीच में 7,035 करोड़ का, तो उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं. हमारे साथ है विश्वास उत्तगी सर, जो इन्वेस्टर एक्शन फोरम चैरिटेबल ट्रस्ट के ट्रस्टी है. नमस्कार सर, जागृत महाराष्ट्र में आपका स्वागत है. नमस्ते, धन्यवाद. मेरा पहला सवाल ये है कि जो पैन कार्ड क्लब कंपनी द्वारा 2002 और 2014 के बीच में जो 7,035 करोड़ का फ्रॉड हुआ था, तो उसके बारे में अभी तक ये 2021 में कुछ भी इंफॉर्मेशन अपडेट अभी तक मिली नहीं है. उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? पहली बात मैं आपको ये बता दूं कि पैन कार्ड क्लब इंडिया लिमिटेड ये कंपनी जो है ये पैन कार्ड यूनिवर्सल कंपनी का एक सब्सिडरी है. तो उसकी जो मूल कंपनी है, ओरिजिनल कंपनी है, वो है पैन कार्ड यूनिवर्सल. और ये बम्बई में वरली के नजदीक, प्रभा देवी के नजदीक इनका ऑफिस है. अब इसका जो कारोबार है वो आपने सही कहा कि 2002 से लेके चल रहा है और पूरे भारतवर्ष में करीब 51 लाख इनके मेंबरशिप है. 51 लाख. और महाराष्ट्र में 51 लाख में से ज्यादातर लोग महाराष्ट्र के हैं. महाराष्ट्र के बाद नंबर आता है वेस्ट बंगाल और वैसे देखा जाएगा तो मध्य प्रदेश और ओडिशा में ज्यादा लोग हैं. भुवनेश्वर में या आपके कटक में है. तो ये जो शहर है पूर्व भारत, मध्य भारत और महाराष्ट्र में भी बम्बई ये उनका हेडक्वार्टर है. लेकिन देखा जाए तो पूरे महाराष्ट्र के हर डिस्ट्रिक्ट में पैन कार्ड क्लब के 2/3 जिसे हम डिपॉजिटर कहेंगे, आप इन्वेस्टर कहते हो, हम उसको इन्वेस्टर भी कह सकते हैं, हम उनको डिपॉजिटर भी कह सकते हैं. और ये कंपनी जो है ये मार्केटिंग के जो तरीका होता है, मल्टी लेवल मार्केटिंग का जो तरीका होता है, इसमें नीचे इन्वेस्टर होता है, इसके ऊपर एक एजेंट होता है और एजेंट के ऊपर लेयर्स होते हैं. तो ये मल्टी लेवल मार्केटिंग का है. तो अल्टीमेटली जो बिजनेस इन्वेस्टर के पास से एजेंट लेता है उसके ऊपर बहुत सारे लेयर्स हैं मैनेजमेंट के और अंतिमतः बोर्ड होता है. तो कंपनी का जो हेडक्वार्टर है बम्बई में है. पूरे भारत भर में पैन इंडिया फैला हुआ है. पैन कार्ड क्लब लिमिटेड ये एक मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी है. और ये इन्वेस्टमेंट जो आता है उसमें ये कहा जाता है कि आपका पैसा हम मान लो 5 साल के बाद 1.5 गुना करेंगे या 2 गुना करेंगे या 3 गुना करेंगे. ऐसे उनके स्कीम्स होते हैं. कहीं कहीं जैसे अभी ये पैन कार्ड क्लब है, लेकिन बहुत सारी स्कीम्स इस देश में जो है और बहुत सारी कंपनियां हैं जो 197 कंपनीज अभी पैन कार्ड क्लब जैसे डूब गए हैं. तो ये इनका जो तरीका है काम करने का, इसकी वजह से सेबी जो एक मार्केट रेगुलेटर है, और सेबी क्या होता है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये इन सारे कंपनियों का मार्केट रेगुलेटर है. तो इन्होंने तय किया कि ये जो कंपनियां हैं वो इन्वेस्टर्स को गुमराह कर रहे हैं, उनका पैसा और जगह पे इस्तेमाल कर रहे हैं और वो सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं. तो अंतिमतः इन पर कहीं ना कहीं रोक लगाने की जरूरत है. तो 2014 में पैन कार्ड क्लब इंडिया इनकी कंपनी के कारोबार पर रोक लगाया गया और वो सेबी ने रोक लगाने के पहले सैट कोर्ट में ये पूरा मामला तय हुआ. और ये मामला तय होने के बाद फ्रॉड का जो आपने जो अभी अंदाजा बताया वो 7,035 करोड़ का उनकी बैलेंस शीट में उस वक्त की उनकी बैलेंस शीट में ये आंकड़ा लिखा हुआ है. तो 51 लाख इन्वेस्टर्स और 7,035 करोड़ का इस कंपनी को लोगों को देना है.
ये केस जब भी सेबी के अंडर गया तब भी सेबी ने प्रॉपर्टीज जो भी थी पैन कार्ड क्लब की वो बेचने सेल करना शुरू की, बट वो बहुत ही कम दाम में सेल करना शुरू की। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाह रहे हो? मैं आपको पहली बात ये बता देना चाहता हूं कि पैन कार्ड क्लब के प्रॉपर्टी सिर्फ सेबी के पास नहीं है, वो इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग जो बंबई की है उनके पास भी, उन्होंने भी बहुत सारी प्रॉपर्टियां जब्त की है। तो ईओडब्ल्यू जो कहा जाता है उन्होंने भी जब्त किया है, और पैन कार्ड क्लब का प्रॉपर्टी, बहुत सारा प्रॉपर्टी ये सेबी ने जब्त किया है। तो कानूनी कार्रवाई दो तरफ से की जा रही है, सेबी की तरफ से भी की जा रही है और ईओडब्ल्यू की तरफ से भी की जा रही है। अभी आपने जो सवाल पूछा, जो प्रॉपर्टीज जिसको कहते हैं रियल एस्टेट की प्रॉपर्टीज है, रियल एस्टेट के अलावा भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज इनकी है, इसकी खोजबीन करने की वो बात जो है वो सेबी करती है। अभी जो कब्जा किया हुआ प्रॉपर्टी है इसका सेल करने का ईओडब्ल्यू ने तो अभी कुछ किया नहीं है, क्योंकि उनको करना भी है। तो वहां पर उनका एक कोर्ट, मैजिस्ट्रेट कोर्ट है, कोर्ट के सामने लेके जाना पड़ेगा सारा प्रॉपर्टीज का वैल्यूएशन करा के। वो उन्होंने अभी कुछ किया नहीं, लेकिन जब करेंगे तो कोर्ट का ऑर्डर लेके ही उनको करना पड़ेगा। जहां तक सेबी का सवाल है, सेबी ने मेरे ख्याल से कुछ प्रॉपर्टियां बेची है, और बेचने के बाद उनके जो खाता है उसमें 200-250 करोड़ तक पैसा जमा हुआ है, शायद ज्यादा भी जमा हो सकता है। लेकिन ये करते हुए उन्होंने, मान लो 100 रुपए की एक प्रॉपर्टी है, उसको रियल एस्टेट की प्रॉपर्टी है मान लो, तो उसको बाजार में बेचते हुए अगर आप शुरुआत में ही उसकी कीमत 100 रुपए की कीमत 70 लगाते हो तो पहले राउंड में कोई आएगा नहीं, दूसरे राउंड में फिर उसकी कीमत आप 55 रुपया करते हो तो भी कोई आता नहीं, फिर 45 या 35 होने के बाद आप उसको बेचते हो। तो इसका मतलब ये हुआ 100 रुपए की कीमत जो इन्वेस्टर के पैसे से बनी हुई प्रॉपर्टी है वो बेची जाती है तो कहीं ना कहीं 40-50 रुपीज मिलती है। तो इसमें नुकसान किसका है? नुकसान आम इन्वेस्टर का है। तो उनको रिटर्न करना है 7,035 करोड़, तो सेबी कैसे रिटर्न करेगी? सेबी को अगर 7,035 करोड़ जमा करने हैं तो रियल एस्टेट की जो वैल्यू है वो सही आने तक उसको रुकना चाहिए, और जल्दबाजी में जो प्रॉपर्टी बेची जा रही है वहीं कहीं ना कहीं धपलेबाजी हो रही है, करप्शन हो रहा है, सेबी के सिस्टम में कोई गलत तरीका अपनाया जा रहा है। इसको करेक्ट करने के लिए हम कहते हैं इन्वेस्टर एक्शन कमेटी की तरफ से कि यहाँ पर इन्वेस्टर्स की एक कमेटी निगरानी करने के लिए, सुपरवाइज करने के लिए उनके साथ हो। हमने सेबी के चेयरमैन को 20,000 लोगों का एक मोर्चा लेके जाके एक निवेदन दिया लॉकडाउन के पहले। उन्होंने कहा कि हाँ, हम फॉरेंसिक ऑडिट करवाएंगे हर चीज का। किया कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन वो बेचने की जो बात आई थी वो सही मायने में वो रियल वैल्यू में नहीं बेचते थे, वो अंडर वैल्यू करके बेचते थे। तो ये एक हेरा फेरी है, इन्वेस्टर का पैसा इस तरह से लूटा जा रहा है। इसलिए हमने कहा कि सही वैल्यू आने के लिए हमको कोर्ट में जाना पड़ेगा। लेकिन हुआ ये, इन्वेस्टर एक्शन फोरम की बात सेबी सुन रही थी, लेकिन और कुछ लोगों ने कोर्ट में जाके सेबी का जो एक्शन है उसके ऊपर चैलेंज किया और सेबी का कामकाज बंद हुआ। इसलिए आज की तारीख में पिछले 2-2.5 साल से सेबी उनका जो प्रॉपर्टी बेचने का जो तरीका है, गलत हो या सही हो, वो पूरा बंद है, क्योंकि हाईकोर्ट का उसके ऊपर एक इंजंक्शन है। अब वो इंजंक्शन उठा के मैं जो कह रहा हूँ कि इन्वेस्टर की एक कमेटी काम करे सेबी के साथ इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट प्रोटेक्शन करने के लिए, तो वो जब तक नहीं होता तब तक सही वैल्यू से प्रॉपर्टी नहीं बेची जाएगी, ये मेरा मानना है। जब भी 7 साल कंप्लीट हुआ है अभी तक इन्वेस्टर्स का पैसा अभी तक मिल नहीं पाया है। आंदोलन किए, मोर्चे किए, राज ठाकरे इनसे बात हुआ जो भी इन्वेस्टर्स का था। आपको क्या लगता है कि ये पैसा कभी तक मिल पाएगा और कितना मिल पाएगा? देखिए, आपने पॉलिटिशियंस के नाम लिए, मैं किसी भी पॉलिटिशियन का नाम नहीं लूंगा, क्योंकि इस देश का कोई भी पॉलिटिशियन ये मल्टी लेवल मार्केटिंग के जो कंपनियां गड़बड़ करती थी उस वक्त कोई भी दखल नहीं दे रहा था या उनकी नहीं सुन रहा था। अब 197 कंपनीज 2012 के बाद बंद हो गई है, सेबी के कब्जे में आ गई है।
तो बहुत सारे पॉलिटिशियन हर असेंबली में लोगों से कहते हैं कि हम आपका प्रोटेक्शन करेंगे, असल में वो बिल्कुल कुछ नहीं कर रहे हैं। इस देश का कानून, ये मल्टी लेवल मार्केटिंग के स्कीम के बारे में देश का कानून बहुत गलत है और इसका प्रोटेक्शन होना भी मुश्किल है। लेकिन जो भी कानून है वो कानून के खिलाफ ये मल्टी लेवल कंपनीज काम करती है। लेकिन अब सेबी क्या कर रही है, ये सवाल है। सेबी जो कानून प्रिवेलिंग है उस कानून के तहत मैंने कहा कि 100 रुपए की वैल्यू की कोई कीमत होती है तो उस कीमत को दिलाने में नाकामयाब है। इसके खिलाफ लड़ाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में हम जब गए थे, वो था PACL, पर्ल्स एग्रो लिमिटेड का जो केस था, जहां पर 60,000 करोड़ का मामला था जिसकी एक्चुअल प्रॉपर्टी वैल्यू 1.5 लाख करोड़ थी। वो 2012-13 की बात है। पैन कार्ड क्लब की बात तो 2014 के बाद आई। उसके पहले सहारा की बात थी, उसके पहले नारदा, शारदा या रोज वैली, ऐसे 197 कंपनीज या चिट फंड हो, इन कंपनियों की बात है। महाराष्ट्र में देखा जाए तो ट्विंकल है या साइट्रस है, ऐसी कंपनियां जो है ये लोगों की लूट करते थे। पॉलिटिशियंस के आप नाम मत लो, क्योंकि पॉलिटिशियंस क्या करते हैं वो एक अलग सवाल है। बहुत सारे पॉलिटिशियंस इस देश के 197 कंपनीज में कहीं ना कहीं पार्टनर भी रह चुके हैं। इसलिए लोगों का पैसा गलत ढंग से साइफन आउट हो रहा है। इसके ऊपर सेबी की बहुत बड़ी गलती है। देश की संसद में इस बारे में चर्चा नहीं होती है। तो इसलिए जब तक ये ओरिजिनल कानून जो है, जो मल्टी लेवल मार्केटिंग के बारे में सेबी का 2009 का एक कानून अमेंड हुआ है, उसको फिर से अमेंड करके 100% इन्वेस्टर्स का मनी, पैसा प्रोटेक्शन होगा, इस तरीके का कानून होना बहुत जरूरी है। लेकिन आज की तारीख में संसद में ये होगा, ये मैं भी नहीं मानता, क्योंकि बैंकों में जमा हुआ पैसा वो भी अभी 5 लाख तक के ही आपका रेस्ट्रिक्टेड है। ये कानून बना तो इन्वेस्टर का जो पैसा है मल्टी लेवल मार्केटिंग के कंपनियों में वो 100% प्रोटेक्ट होना बहुत दूर की बात है। संसद में कोई भी पार्लियामेंट का आदमी इसके ऊपर चर्चा नहीं करता है, कोई भी समझ लेने की कोशिश नहीं करता है कि भारत देश की आर्थिक व्यवस्था में ये एक बहुत बड़ा संकट इस देश के करीब करीब 20 करोड़ लोगों के पास है और इनका पैसा इस देश में जो 197 मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी में है वो मेरे ख्याल से करीब करीब 20 लाख करोड़ का है। तो मैं आपको इसलिए ये आंकड़े दे रहा हूं क्योंकि देश की संसद में बैठे हुए सारे पॉलिटिकल पार्टीज इस चीज को नजरअंदाज कर रहे हैं और हमारा आम आदमी, किसान हो या मजदूर हो या स्वयं रोजगार हो, इन सब लोगों के ये 20 लाख करोड़ का तादाद ये 197 कंपनीज में फंसा हुआ है। इसलिए इनका पैसा कब मिलेगा? तो सेबी अपने काम में नाकामयाब है। सुप्रीम कोर्ट ने भी लोढ़ा कमेटी जो बिठाई है, PACL में लोढ़ा कमेटी ने 60,000 करोड़ की प्रॉपर्टी में से सिर्फ 10,000 तक लोगों को अब तक पैसा दिलवाया है। इसका मतलब 450 करोड़ ही लोगों को पैसा दिलवाया है। 60,000 करोड़ के पैसे में से 450 करोड़ 7 साल में PACL के बारे में दिया है। PCL के बारे में, मतलब पैन कार्ड क्लब लिमिटेड के बारे में एक भी पैसा अभी मिला नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों ने हाईकोर्ट में जाके सेबी के कामकाज पर स्टे लगाया है। जब तक वो स्टे खत्म नहीं होता, NCLT में एक केस है, वो जब तक केस खत्म नहीं होती और जब तक एक कमिटी अप्रोच सेबी और सुप्रीम कोर्ट नहीं लेती, जैसे उन्होंने लोढ़ा कमेटी की, वैसे पैन कार्ड क्लब के इन्वेस्टर एक्शन फोरम चैरिटेबल ट्रस्ट की अगर सेबी के साथ एक कमेटी होती है और हाईकोर्ट अगर वो मॉनिटर करती है, EOW उसका पार्टी रहता है, तो इन्वेस्टर का पैसा 100 रुपए में से मैं समझता हूं कम से कम 80 रुपए तो मिलना चाहिए। 100 मिलना ये जरूरी है, लेकिन 100 ने तो 80 रुपए तो मिलना चाहिए। लेकिन आज की तारीख में वो शायद 30 या 35 भी मिले, इसे मुझे आशंका है। इसलिए कानून में तब्दीली करना चाहिए और सेबी हो या सुप्रीम कोर्ट हो, जहां तक ये मामला पहुंच चुका है, उनको ये देखना पड़ेगा देश के 20 करोड़ लोग और पैन कार्ड के 51 लाख लोग इसमें फंसे हुए हैं। फंसाने का काम कुछ बड़े एजेंटों ने किया है, लेकिन देश अपनी जनता के लिए कुछ अच्छे कानून बनाता है तो अपनी जनता के लिए कोई तो सुरक्षा देना बहुत जरूरी है। इसलिए मेरा मैसेज ये है कि पैन कार्ड क्लब के बारे में बंबई हाईकोर्ट से मॉनिटर एक अगर कमेटी होती है
तो वस्तु प्रॉपर्टी जो बेची जाती है उसका सही वैल्यू मिलेगा और लोगों को अपने पैसे 100% पूरा मिलना एक संभव हो सकता है। कम से कम 80% पैसा तो मिलना ही चाहिए, ये मेरा मानना है। और भी देशों में फ्रॉड कंपनीज है क्या? जिसको मल्टी लेवल मार्केटिंग बोलते हैं, ये तो इटाली में एक पॉन्जी नाम का आदमी था। इन्होंने तो 2008 के इंटरनेशनल फाइनेंशियल क्राइसिस जो हुआ, जिसको फाइनेंशियल क्राइसिस ही कहते हैं, इसमें सारे पॉन्जी स्कीम जो मार्केट में लुढ़क गए और बहुत सारी लाखों करोड़ों लोगों की जनता का पैसा गया। अब ये पॉन्जी नाम का जो नाम है, उसी के नाम से ये पॉन्जी स्कीम कहा जाता है। मल्टी लेवल मार्केटिंग की स्कीम को ही पॉन्जी स्कीम कहा जाता है, जिसमें सेबी का जो लॉ है 2001 के बाद जो आया, तो वो 2009 को अमेंड हुआ और पॉन्जी स्कीम की जितनी सारी कंपनियां हैं, इसका अप्रूवल जब तक सेबी नहीं करता तब तक उसको लीगल नहीं माना जाता। इसलिए सेबी ने जो अच्छा काम किया वो 2009 में लॉ अमेंड किया। डॉक्टर मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट ने उस लॉ को अमेंड किया, ये मैं आपका ध्यान आकर्षण करना चाहता हूं। उसके बाद ये सारी 197 कंपनीज सेबी ने अपने कंट्रोल में लेके कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स को कुछ ना कुछ मिलने की एक उम्मीद आ गई है। लेकिन ये अभी ये जो कामकाज चल रहा है, ये कानून जो है प्रॉपर्टी बेचने की, उसमें सही वैल्यू नहीं मिल रहा है। इसलिए इस कानून को फिर से एक बार अमेंड करके जिन इन्वेस्टर का पैसा डूबा हुआ है उनको पूरा पैसा मिलने के लिए ये कानून फिर से एक बार अमेंड करके इन्वेस्टर्स की कमिटी बनाई जाए, जैसे इन्वेस्टर एक्शन चैरिटेबल ट्रस्ट। इन्होंने सैट कोर्ट में पहली बार इस केस को जीता है और इस देश के 197 जो कंपनीज है उनके लिए न्याय दिलाने की कोशिश की है। तो हम इस देश में एक एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं, लेकिन अब सेबी फिर भी न्याय नहीं देती है। तो इस देश की सरकार से हमारी गुजारिश है कि वो इस लॉ को अमेंड करके एक कमिटी अप्रोच किया जाए, जैसे लोढ़ा कमिटी अप्रोच है, वैसे इन्वेस्टर एक्शन फोरम कमिटी पैन कार्ड क्लब के बारे में मुंबई हाईकोर्ट से एक कमिटी तय करवाना, एक रिक्वेस्ट का हमारा एप्लीकेशन वहां पे फाइल हो चुका है। हमने एक इंटरवेनिंग एप्लीकेशन बंबई हाईकोर्ट में किया है और हम अपेक्षा करते हैं 16 तारीख को वो केस बंबई हाईकोर्ट में उसकी सुनवाई हो जाएगी। और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द सेबी, इन्वेस्टर एक्शन फोरम, चैरिटेबल ट्रस्ट, हम सब साथ में मिलके सही वैल्यू पर इन प्रॉपर्टी को बेच के लोगों को उनका पैसा वापस कर सके। इसलिए 51 लाख लोगों का एक जो है भवितव्य है वो पैन कार्ड क्लब में है। और पैन कार्ड क्लब जैसे 197 जो कंपनीज है, इसके बारे में भी हम यही सोच रखते हैं। लोगों का पैसा उन्होंने जिस ढंग से इन कंपनियों में डाला है, कंपनियों ने फ्रॉड किया है, फ्रॉड लोगों ने नहीं किया है, बड़े एजेंटों ने फ्रॉड किया है, बड़े पॉलिटिशियंस ने फ्रॉड किया है और फ्रॉड सिस्टम में हुआ है। इसलिए सिस्टम को भी दुरुस्त करना पड़ेगा, कानून को भी दुरुस्त करना पड़ेगा, ये मुझे कहना है। इसलिए इन्वेस्टर एक्शन फोरम ट्रस्ट की शुरुआत मैंने 2014 में की थी। मेरा उद्देश्य सिर्फ पैन कार्ड क्लब नहीं है, मेरा उद्देश्य पीएससी है और सारे 197 कंपनीज है। तो ये मुझे कहना है और अभी भी हम आशा रखते हैं कि बंबई हाईकोर्ट हमारी सुनेगा और न्याय दिलाएगा इन्वेस्टर्स को। पैन कार्ड क्लब के बारे में विशेष करके मैं उनकी सब लोगों की एक एकजुट इकाई करना चाहता हूं, ताकि सब लोगों का इंटरेस्ट प्रोटेस्ट हो सके। वो सारे इन्वेस्टर्स, ये गरीब है, वो किसान है, वो मजदूर है, वो मध्यम वर्गीय है, उन्होंने फ्रॉड नहीं किया, बड़े एजेंटों ने किया, बड़े पॉलिटिशियंस ने फ्रॉड किया। जिन्होंने फ्रॉड किया उनको सजा दो। अब सजा आम आदमी को दे रहे हैं, ये गलत है। इसलिए देश की संसद को हम ये कहते हैं, आप आम आदमी का पैसा बचाने के लिए इस कानून में और बदलाव लाने की जरूरत है। फ्रॉड में जब भी ये फ्रॉड हुआ था, उसमें ये इन्वेस्टर्स में बहुत सारे सिटीजन्स थे जिन्होंने अपने पेंशन भी इस कंपनी में इन्वेस्ट किए थे। कभी ऐसा लगता है क्या कि प्रशासन किधर तो उनको न्याय देने के लिए? मैं बार बार यही कर रहा हूं कि 2002 से 2009 तक जो हुआ, हमारे आंखों के सामने सहारा, हमारे आंखों के सामने नारदा, शारदा, रोज वैली, सारे पॉलिटिशियन ही थे ना। सहारा की केस तो सुप्रीम कोर्ट के नाक के तले ही चल रही है। सुब्रत राय तो वहीं बैठा है ना। तो फिर
आपके सामने ये सारे हो रहा है, तो हमारे देश के पॉलिटिशियंस, संसद में बैठे सांसद, ये क्या कर रहे हैं? और आप जो कह रहे हैं कि आम आदमी का पैसा, पेंशन वाला पैसा, किसान का उसकी उपज होती है उसका पैसा, व्यापारी का पैसा, बहुत सारे छोटे उद्योगपतियों का पैसा इस मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कीम में है, उनको ये सारा कानून मालूम नहीं है। उन्होंने अपनी जमा पूंजी यहाँ रखी है, उनकी कोई गलती नहीं है। उनको जो स्कीम दिखाई गई, उनको ऐसा लगता है सरकार की इस पर नजर है, लेकिन सरकार, मैं समझता हूं, बहुत अंधे तरीके से काम करती है। पहली बार 2009 में सेबी ने कुछ तो अच्छा काम किया और 197 को बुक किया। अब उनके पास से पैसा वसूल करने का काम सेबी की तरफ से ठीक नहीं हो रहा है। मैं सरकार से ये गुजारिश करूंगा, आप 2009 के बाद 2021 तक आपने इस कानून को फिर से एक बार संसद में 100% लोगों का पैसा सुरक्षित रहे, इसके लिए और कड़ा कानून बनाइए, क्योंकि नहीं तो ये मल्टी लेवल मार्केटिंग का पैसा पॉलिटिशियंस, बड़े उद्योगपति और ये कंपनी के मालिक मिलके लूट रहे हैं। आम आदमी को इनके रूल्स, ये पॉन्जी स्कीम के रूल्स लुभावने लगते हैं, लेकिन आखिर में उनका नुकसान ही नुकसान होता है। इसलिए हर्षद मेहता के जमाने से लेके केतन पारेख के जमाने से लेके नीरव मोदी और चौकसी, ये पूरा जो कांड है ना, उसके बाद ये मल्टी लेवल मार्केटिंग का जो बात है ना, वो 97 से आगे 2021 तक, उसमें पिछले 7 साल सेबी उनको कुछ तो कर रही है उसके ऊपर कार्रवाई, लेकिन वो कार्रवाई मैं कहता हूं दैट इज नॉट इनफ। इसलिए और कड़ा कानून करना चाहिए, दोषियों को सजा देना चाहिए, लेकिन आम आदमी का पैसा वापस करने के लिए कानून में कुछ तब्दीलियां जरूर आनी चाहिए, तब जाके हाईकोर्ट कुछ कह सकेगा। आज की तारीख में हम इतना ही कहते हैं, लोगों का पैसा पूरा मिलने के लिए जो प्रॉपर्टी जब्त की गई है उसका सही मायने में सेल हो और 100 रुपए की वैल्यू वापिस 100 रुपए मिले, इसके लिए कानून तगड़ा होना जरूरी है। और ये कमिटी अप्रोच लेके हम इसमें काम कर सकते हैं तो लोगों को न्याय मिलेगा, नहीं तो न्याय मिलना मुश्किल है, उम्मीद ही नहीं है। ऐसी आज के हालात है, इसलिए हमको उम्मीद लोगों के मन में जगाने के लिए कानून में तब्दीली लेना और हाईकोर्ट से कोई राहत मिलना बहुत जरूरी है। कुछ लोगों ने बंबई के हाईकोर्ट में जाके सेबी का हाथ रोका है, वो बहुत गलत काम किया है। एनसीएलटी में जाके कुछ लोगों ने बहुत गलत काम किया है। इसलिए बंबई हाईकोर्ट से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि एक कमिटी अप्रोच लेके इसमें सेबी और हमारी कमिटी काम करेगी ताकि लोगों का पूरा पैसा मिले, यही हमारी उम्मीद है। 7 साल पहले जो लड़ाई की वो हमने की। इन्वेस्टर एक्शन फोरम चैरिटेबल ट्रस्ट ने पहला केस जीता सैट में। उसके पहले जितनी भी कोर्टबाजी की वो करीब 2 साल थी। वो उसका जो लीडरशिप जो है वो हमने किया है। भारत देश में पहली बार कोर्ट में जाके लीडरशिप करने के बाद ही ये सेबी ने कुछ हाथ पैर हिलाए हैं। और मुंबई हाईकोर्ट में जो कुछ अभी केस पेंडिंग है, हम उम्मीद करते हैं हमें न्याय मिलेगा, क्योंकि हमको कोर्ट ने ही न्याय दिया है। और इसके आगे जो केस 16 तारीख को है, उस केस में इन्वेस्टर एक्शन फोरम का जो इंटरवेनिंग एप्लीकेशन है, हम उम्मीद करते हैं मुंबई हाईकोर्ट से हमें न्याय मिलेगा। और जब तक जो न्याय मिला है वो कोर्ट के जरिए ही मिला है। और पहली बार अब भी हम ही कोर्ट में है, तो 197 कंपनीज के बारे में जो अन्याय सिस्टम ने किया था, जो अन्याय पॉलिटिशियन ने किया था, उसके ऊपर कोर्ट ने ही हमें न्याय दिलाया है। हम आम आदमी को, हम आम इन्वेस्टर्स को एक आशा दिलाते हैं कि हम मुंबई उच्च न्यायालय में जो हमारी याचिका दर्ज है कि सेबी का के ऊपर जो एक इंजंक्शन ऑर्डर है, स्टे ऑर्डर है, उसको निकालो और एक कमिटी अप्रोच बिठा के प्रॉपर्टी का सही वैल्यू आने के लिए एक कमिटी बिठाओ, वो कोर्ट की निगरानी में करो। ईओडब्ल्यू, सेबी, इनके पास जो प्रॉपर्टी है इसको सही ढंग से बेचने की जरूरत है, तभी जाके लोगों का पैसा, पूरा पैसा वापस मिल सकता है। अब वो काम रुका हुआ है, उसको तुरंत आगे लोगों के हित में काम करने के लिए हमारा न्यायालय पे पूरा विश्वास है। आंदोलन तो हमने ही किया था, लाखों लोगों को हमने ही इकट्ठा किया था। अब उनको न्याय दिलाने की आखिरी बारी उच्च न्यायालय मुंबई हाईकोर्ट जो है उन्हीं के पास हम जा रहे हैं। तो लोगों को आशा रखनी चाहिए। और आज के दिन आपने हमारी ये जो वार्तालाप अरेंज किया है, मैं आपको भी धन्यवाद देता हूं कि आपके जरिए लाखों लोगों तक
जागृति जो एक आपका चैनल का नाम है, लोगों में फिर से एक बार आप जागृति कीजिए। लाखों लोगों तक एक पहुंचना जरूरी है, क्योंकि सिर्फ महाराष्ट्र, सिर्फ मुंबई नहीं, तो ओडिशा में, वेस्ट बंगाल में, यूपी में, कानपुर से लेके भोपाल और इंदौर, जयपुर, यहाँ तक पैन कार्ड के लोग फैले हुए हैं। उन सब लोगों को मैं इन्वेस्टर एक्शन फोरम ट्रस्ट का विश्वास उड़गिए ट्रस्टी अपील करता हूं कि जागरूक चैनल का ये जो न्यूज आइटम है वो उनके भलाई के लिए हर जगह पहुंचना बहुत जरूरी है। मैं न्याय दिलाने की बात कर रहा हूं, कानून में तब्दीली लाने की बात कर रहा हूं। इस देश के सारे सांसदों से मैं अपील कर रहा हूं, इस देश के सारे पॉलिटिकल पार्टी से मैं अपील कर रहा हूं कि इस देश के 197 पॉन्जी स्कीम में कंपनी जो डूबी है उसमें करीब करीब 20 लाख करोड़ रुपया फंसा हुआ है आम जनता का, और वो उसमें मैं कह रहा हूं कि 20 करोड़ से भी ज्यादा लोग फंसे हुए हैं। तो इनके लिए एक न्यायपूर्ण व्यवस्था होनी चाहिए। बस मुझे इतना ही कहा। हम चाहते हैं कि हम कामयाब होंगे और हम कामयाब होके ही रहेंगे। अगर अपना महत्वपूर्ण समय निकालकर हमारे से वार्तालाप करने के लिए पहुंचे, जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो पैन कार्ड क्लब 7 साल से इन्वेस्टर पैसों को लेकर लड़ रहे हैं, पॉलिटिशियंस के पास जा रहे हैं एक आस लेकर कि हमें किधर तो हमारा पैसा, पेंशन का पैसा मिल जाएगा या हमारे सेविंग्स मिल जाएंगे। तो आपने इस महत्वपूर्ण चर्चा में सहभाग लिया, आपने जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास थी वो दी, तो इसके लिए जागृत महाराष्ट्र न्यूज की तरफ से आपका धन्यवाद। लॉक लावायची आणि दिवसभर शॉपवर असायची। माझी लेकरं दिवसभर ज्या वयात मध्ये त्यांना खेळायचं, बागडायचं, त्या वयात मी त्यांना दिवसभर कोंडून ठेवायची। जाणून घेऊया जागृत महाराष्ट्र प्रस्तुत तिच्या मनातलं। जागृत महाराष्ट्र प्रस्तुत तिच्या मनातलं। तुम्हाला या कार्यक्रमात महिलांच्या मनातील असंख्य प्रश्नांचा महासागर पाहायला नक्की मिळेल। दर शनिवार व रविवार सायंकाळी 7 वाजता जागृत महाराष्ट्र फेसबुक, YouTube, Instagram वर।